चलिए दोस्तों, तो बात करने वाले हैं ए बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की। देखो, ए बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए से जो है वो क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव एग्जाम में बन ही जाते हैं। और ये भी टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा सा तरीके से करेंगे तो आपको कहानी है जो बड़ी अच्छी लगेगी और आपको कहानी समझ में आएगी, है ना। और ये एक्चुअली सीएसआर की यूनिट देखे तो यूनिट 1 में ही आता है, यूनिट फर्स्ट में आ जाए जहां हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे होते हैं, वहां हम ए बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो बड़ा ही आसान है, थोड़ा तरीके से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और कभी कभार जो है ये 4 नंबर के क्वेश्चन में सीधे आ जाता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जैसे कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का आपने कुछ कंप्लीट किया, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट आया, दूसरा स्टेटमेंट आया, तीसरे स्टेटमेंट में अगर ये ए बी और जेड फॉर्म और डीएनए का स्टेटमेंट फंसा दिया और ये क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो आपका गेम बच जाएगा, तो आप खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर आप कहेंगे अरे यार ये चीज तो पढ़ के जानी थी, है ना। क्योंकि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन जाएगा, आपने पूरी यूनिट पढ़ी, बहुत सारे प्रोटीन में बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन हो सकता है कि आपको पूरी यूनिट से स्टेटमेंट आया और 4 स्टेटमेंट आया और आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखो, आसान तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको साथ रहिएगा। देखो, हमको जो आता है उससे हम काम कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मली बी फॉर्म ऑफ डीएनए तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये 12वीं क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए, करना तो पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप जब सॉरी जब आप यहाँ पर जब डीएनए बनाते हैं, तो ये सपोज हमने ये डीएनए बनाया, है ना। और क्योंकि ये एक जगह अगर टर्न हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से लिया और यहाँ से यहाँ तक में जो है पूरा एक पिच हो जाती है, यानी पूरा एक टर्न हो गया। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा एक टर्न हो गया। तो ये आपको कुछ पैरामीटर बी फॉर्म ऑफ डीएनए के याद होने चाहिए। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि 10 बेस पेयर होते हैं, लेकिन अब ये हायर स्टडी वाले हैं हम, तो अब हम 10 नहीं 10.5 बेस पेयर गए। अगर डिटेल में आपको बात करनी है तो डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम तरीके की और अभी शॉर्ट टाइम में बात कर रहे हैं। 10.5 को बेस 10.5 बेस पेयर होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बी फॉर्म ऑफ डीएनए में। दूसरा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम 34 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। या तो आप एंगस्ट्रॉम में याद रख लीजिए या फिर आप नैनोमीटर में याद रख लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो यहाँ पे इसी को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये 3.4 नैनोमीटर आएगा। क्या आएगा? पूरा एक पिच, जो पूरा एक पिच है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर आएगा या फिर 34 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो जो 10 बेस पेयर या 10.5 बेस पेयर का आएगा वो अप्रोक्सीमेटली, ये सारी वैल्यू अप्रोक्स है, वो एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मैंने इमेज आ रही हूँ, मेरा वीडियो चल रहा हूँ। तो ये जो आएगा आपका, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितना ऊपर है, वो आएगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसी को आप नैनोमीटर में कहेंगे तो 0.34 नैनोमीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कि डायमीटर ऑफ डीएनए, डीएनए कितना चौड़ा होगा, उसका डायमीटर कितना होगा, क्योंकि डीएनए जो है वो ऐसा करने के बाद एक सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा, तो हम उस डायमीटर की बात करते हैं। तो ये डायमीटर भी आपको याद रखना है कि ये 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है। कितना एंगस्ट्रॉम का? 20 एंगस्ट्रॉम का। अगर ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद है तो बाकी काम बन जाएगा, बाकी काम बन जाएगा। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे बन जाएगा। सबसे पहले बी को ही करो, बाकी को ध्यान मत दो, बी फॉर्म ऑफ डीएनए को देखो। जब आप बी फॉर्म ऑफ डीएनए को देख रहे हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इसका टर्न कैसे ले रहा है, ये इसका हेलिकल टर्न कैसा है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता तो राइट ही आएगा, है ना। सीधे हाथ से हम काम करते हैं ना, सीधे हाथ से, तो वो राइट हैंडेड, तो आपको नॉर्मली ऐसे याद आ जाएगा कि राइट हैंडेड टर्न है। और जैसे हमको बी फॉर्म ऑफ डीएनए का याद है, वैसा वैसा हमको ए फॉर्म ऑफ डीएनए में कर देना है। ए फॉर्म ऑफ डीएनए बी फॉर्म ऑफ डीएनए से जो हमने याद है उससे थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा उससे बड़ा है, ऐसा ध्यान रखना है। मतलब बड़ा भाई है, बी फॉर्म का बड़ा भाई, ए फॉर्म, नाम ही है, पहले ए आया होगा तभी भी आया, है ना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये राइट हैंडेड, तो भाई भी तो राइट हैंडेड है, दोनों राइट हैंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बोला इसका 10.5 एंगस्ट्रॉम याद रखना है ना। अभी ए फॉर्म ऑफ डीएनए का थोड़ा सा बड़ा है तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे मत याद करो, इसको ऐसे याद करो। जो अपन छोटे थे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो अपन ए और बी कैसे लिखते थे? ए
अगर नहीं लिखते तो आज मेरे साथ लिखो, है ना? ये कोई बच्चा फिर ये ना कि हम तो ऐसे नहीं लिखते थे, हम तो ऐसे ही लिखते थे, है ना? ये यहाँ नहीं, जो सबको समझा रहे हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देकर के आप कोशिश करेंगे तो आपका काम बनेगा। और अगर आप काम बनाने आए हैं तो सच में आपके काम बनेंगे। तो एक को आपको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, ये ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे और ऐसे करके ऐसे बना देते थे और यूं कर देते थे। तो क्या आप इसको 11 याद रख सकते हैं? बिल्कुल याद रख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है, आप इसको 11 याद रख सकते हैं, है ना? तो इसी से हमारा 11 बेस पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये याद नहीं हो रहा है या जो भी, इसका छोड़ो। उसी टाइप से आपको जेड के लिए क्या याद हो जाएगा? 12, 12 बेस पेयर होता है, तो 12 को आपको जेड, इसको लिखोगे तो आप कैसे, ये 2 कैसा है, ये 2 बिल्कुल ये ऐसे करके 2 को हम ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जेड के जैसे ही तो हो गया। इसके सामने 1 रख देंगे, सामने 12, क्योंकि 2 बेस पेयर तो होगा नहीं ना, क्योंकि बात ही 10 11 12 की चल रही है, तो इतना कम तो ज्यादा होगा नहीं कहानी। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, जेड से हम 12 याद रख लेंगे, ऐसा जेड से। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये 34 एंगस्ट्रॉम का है, यहाँ पर चीजें सब एंगस्ट्रॉम में चल रही है, 34 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर जो हो जाएगा पर बेस पेयर का हेलिकल जो है वो 3.5 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, जो कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से इतना दूरी पर होगा। ठीक है, अभी उनका बाकी का याद कराता हूं मैं, बाकी का याद हो जाएगा, भी टेंशन ना लो। ठीक है, चलो। तो यहां पर हमने क्या किया, दूसरा हमको क्या करना है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा। अभी क्या बोला मैंने, यहां पर डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम? 20 एंगस्ट्रॉम। मैंने क्या बोला था, ए जो है वो बी वाले का बड़ा भाई है, ए जो है वो बी वाले का बड़ा भाई है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा ना। यहाँ 20 एंगस्ट्रॉम का है, तो इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना होता है? 23 होता है, 23 होता है। और जो जेड वाला होता है, एक्चुअली जेड का नाम कैसे पड़ा? जेड का नाम पड़ा जिगजैग से। कैसे पड़ा? जिगजैग से। जेड का नाम पड़ा जिगजैग से। इसका स्ट्रक्चर जिगजैग होता है। बनता कब है? जब जीसी रिच रीजन हो, जीसी रिच रीजन हो, है ना? जीसी रिच रीजन हो तभी जिगजैग फॉर्म में बनता है ना? और यहाँ पर सिस और ट्रांस का जो दिक्कत है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसकी वजह से इसका जो डायमीटर आएगा वो कम आएगा, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का जिगजैग होने की वजह से इसका डायमीटर क्या है? कम है। तो आपको खाली डायमीटर और हेलिकल पिच याद रखनी है। बेस पेयर आपने याद कर लिया, मैंने समझा दिया आपको कैसे याद रखना है। मेन डायमीटर याद रखना है, मैंने बोला इसका 20 हमको याद होता है, 20 से इसको 23 करना है। अब देखो तरीका जो है थोड़ा सा अपना बिठाने का, क्योंकि आपको मेन वैल्यू ही याद रखनी है, वैल्यू और कुछ छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मैंने 20 बोला तो हमने कहा कि इसका थोड़ा बड़ा भाई है, तो ये 23 एंगस्ट्रॉम का हो गया। और ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, जिगजैग है, आला टेढ़ा है, आला टेढ़ा है। आला टेढ़ा होने की वजह से क्या होता है, ये ऐसे आला ऐसे टेढ़ा बेढ़ा होने की वजह से क्या हो जाता है कि इसका डायमीटर कम हो जाता है, इसका डायमीटर कम हो जाता है। बात समझ नहीं क्या? डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर इसको 28 या 29 हम कहते हैं, 28 किसी किसी बुक में 29 लिखा हुआ है। तो यहाँ दोनों वैल्यू बहुत पास पास की है, दोनों वैल्यू बहुत पास पास की। तो जो पास पास की वैल्यू हमने ये याद कर ली, तो 23 याद हो जाएगा, तो 23 से हम 29 याद कर लेंगे, 23 29। और यहाँ वैल्यू बहुत दूर दूर है, देखो ध्यान से, 18 45। तो दूसरा आपको हो जाएगा, इससे आपका काम बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटेड बन जाएगा। एक दो बार और आप पढ़ लोगे इसको ढंग से ना, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बोला मैंने, 20 याद आया, 20 से मैंने कहा कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो 23 याद कर लिया। 23 के पास वाली वैल्यू कैसी होगी? 29 या 26 भी है, कहीं के 28 है, कहीं 29 लिखा हुआ है, 28.9 होता है एक्चुअली, तो ये 29 याद रख लेंगे। 23 28 या 29 जो है रख लो, 23 29 ऐसे याद रख लेंगे, 23 और 29, ये हुआ क्या? क्लियर है? ये 34 और ये तो याद ही है हमने को। और ये पॉइंट अगर आपको कोई बोले कि यहाँ एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस कैसे होगी, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? जब हमको पिच का पता है और हर पिच में 11 है, तो 29 डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे, तो वो आ जाएगा। जो इससे पिछले वाली जो स्लाइड है ना, उसमें यही दे रखा है, देखो ध्यान से। जो 2.6 एंगस्ट्रॉम आपके सामने जो लिख रखा है ना, उसको आप 2.6 इंटू 11 करोगे तो उतना ही आएगा, 28.9 के आसपास, 29 के आसपास कुछ आएगा। क्लियर? समझ में आ रही क्या मेरी बात? मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो आपका कहानी बन जाएगी। तो 23 से 29 यहाँ याद रख लिया क्या? 23 से 29। और दूसरे मैंने क्या बोला, इसको 18, तो इसकी और इसकी डिस्टेंस बहुत दूर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो एक याद रख लो, एक याद रख लो, 23 29 ऐसे याद रखोगे, 23 29 में याद रख लूंगा, 23 29 याद रख लूंगा, 18 45 दूसरा इसका हो जाएगा, तो 18 45 समझ आ जाएगा। तो ये तरीका हो जाएगा आपका। नहीं तो मैं आपको इसका और भी तरीका दे सकता हूँ, लेकिन फिर
जो है ना ऐसे तरीके देने में क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हमने अगर जेड वाला इससे याद रखा है तो ये 45 को भी मैं करवा सकता हूँ याद तो, लेकिन ये सो जाए। बल्कि ये सिंपलेस्ट तरीका है, आपको 20 आता है तो 20 से 23 निकालेंगे और 23 से पास वाला 29 निकालेंगे। बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। दूसरा वाला इसका कम वाला 18 45, जो दूर है जो छोटा है उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से है 18 45 के बीच कितना गैप, और यहाँ गैप बहुत कम है 23 29 का, ऐसे याद रखना। मैं वैल्यू की बोल रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी बार तो आपसे खाली ये कि इसकी डिस्टेंस पूछ लेंगे एंगस्ट्रॉम में, और ये बेस पेयर, और ये पूछ लेंगे आपसे, ये पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अब इसकी कहानी इसके नीचे आती है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो C2 एंडो होता है, यानी जो शुगर है, शुगर प्लेनर नहीं होती है। एक्चुअली बात किसकी हो रही है, पेंटो शुगर की। जो शुगर है जिसमें 1 कार्बन, सेकंड नंबर का, तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का, और जो पांचवा होता है ना, ये पांचवा जिससे फॉस्फेट लगा होता है यहाँ पे, ऐसा करके। तो जो सेकंड नंबर वाला है वो प्लेन के ऐसे अंदर है, ऐसे है एंडो पोजीशन में। ये प्लेनर नहीं होती है, मैं बोल रहा हूँ प्लेनर होती है तो ऐसे होती है एंडो पोजीशन में, C2 एंडो, C2 एंडो है। तो अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, इसी का ध्यान रखना है, मैंने वही बोला ना, बी फॉर्म ऑफ डीएनए का C2 एंडो। देखो ऐसे भी जा सकते हैं, ए के बाद बी आता है तो इसको नंबर देंगे, 1 के बाद 2 आता है। सिंपल आप देखोगे बहुत सारी जगह, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे अच्छे हैं, टाइप सेकंड वाले हैं। और ट्रांसलेशन में भी आप जाओगे तो यूकैरियोटिक जो इनिशिएशन फैक्टर है वो 2 ही लेकर के आता है। तो 2 आप देखोगे कि जो फर्स्ट को नहीं हम मानते, 2 को सबसे ज्यादा मानते हैं बहुत सारी जगहों में। तो आपको एक का याद रखना है कि इसका C2 एंडो है, कितना है, C2 एंडो, एक का याद हो गया क्या। इसका अगर आपको C2 एंडो याद हो जाता है, जो आपको परमानेंटली दिमाग में रखना है, तो इसका ऑब्वियसली आप इधर से, हम हमेशा इधर चल रहे हैं, ध्यान आ रही बात। C2 एंडो इसका लिख दिया तो मैंने C3 एंडो इसका लिख सकता हूँ क्या, बस काम हो गया मेरा। यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद मैं जेड फॉर्म में आता हूँ, तो यहाँ मैं बोलता हूँ कि C2 एंडो जो है, C2 जो है वो भी है, और C3 एंडो भी है अल्टरनेटिंग फॉर्म में। अगर पिरिमिडीन होंगे तो वो C2 फॉर्म में आएंगे। आपने पहले इधर का इधर लिखा, और ये इसके बाद इधर आ जाओ, है ना। तो जो C2 होते हैं वो पायरिमिडिन होते हैं। तो इसको आप करने का तरीका आप रख सकते, 2 4 2 लिख दीजिए, टू, और बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। जेड जेड को हमने बोला कि तू बड़ा ही प्यारा है, जिगजैग तरीके से चलता है लेकिन तू बड़ा प्यारा है। तो 2 को हमने क्या कर दिया, प्यारा, पायरिमिडिन हो तो तू बड़ा प्यारा है, हम याद रख लेंगे C2 एंडो, तू बड़ा प्यारा। तो C3 ऑब्वियसली प्यूरिन के लिए हो जाएगा एंडो, या दोनों होते हैं, मतलब C2 एंडो भी फॉर्म में है, C3 एंडो भी फॉर्म में। कौन क्या, मैंने बोला ना GC फॉर्म में है। ये GC रीच होता है तो G सामने कौन आएगा, C, फिर G सामने कौन आएगा, C, फिर C हो सकता है, फिर G हो सकता है, फिर C G, इसी फॉर्म में बनेगा। इसी में, इस फॉर्म में जब अगर डीएनए रिपीट होता है तब जेड फॉर्म ऑफ डीएनए बनता है। क्लियर है। तो अब जी तो किस में होगा, एडेनिन और ग्वानिन कौन होते हैं, प्यूरिन, और साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन क्या होते हैं, यूरेसिल तो डीएनए में होता नहीं, साइटिन साइटोसिन और थाइमिन क्या होता है, पायरिमिडिन। तो जो प्यूरिन होगा वो C3 फॉर्म में आएगा, और जो पायरिमिडिन होगा वो C2 फॉर्म में आएगा। समझा दिया मैंने, कहानी समझ आ गई क्या। तो आप लोगों को तो इतना डिटेल, ये कौन पूछ रहा है, यहाँ से कोई पूछ नहीं रहा, आपको तो खाली इतना ध्यान रखना है कि C2 और C3 दोनों फॉर्म में आते हैं आप, इतना क्लियर, बस। और क्या, ये बेस टिल्ट जो है वो कोई इतना पूछता नहीं, यहाँ लो बेस टिल्ट होता है, उनका डिग्री है, इतना आपको याद रखना नहीं। थोड़ा सा और याद रख सकते हैं तो वो यहाँ आ जाइए। एक तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा, एक काम यहाँ से काम बन जाएगा, ये चीजें पूछी जाती है। ये बहुत कम पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो हमको वही फिर मैं आता हूँ, बी फॉर्म ऑफ डीएनए का आता हूँ। सबसे ज्यादा जो मेजर ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये जो ऐसे होता है मेजर ग्रुप, ये मेजर ग्रुप है, ये ज्यादा बन रहा है, और जो छोटे से हैं ये माइनर ग्रुप हो गया, जो हो गया ये माइनर ग्रुप हो गया। तो जो ग्रुप्स मतलब गड्ढे हैं, ग्रुप्स जहां आकर के प्रोटीन बाइंड होंगे डीएनए के ऊपर। तो जो मेजर ग्रुप है दोस्तों वो होगा वाइड, बड़े बड़े होंगे ना, मेजर है तो वाइड होगा, और अंदर डीपर तक होगा, अंदर डीप तक होगा। इसका जस्ट उल्टा इधर कर दो, वाइड है तो नेरो हो जाएगा और डीप हो जाएगा, इसी को चेंज करना है खाली। तो वाइड है तो नेरो हो जाएगा और डीप हो जाएगा, क्लियर। इसमें ऑलमोस्ट जेड फॉर्म ऑफ डीएनए फ्लैटेंड होते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैटेंड होते हैं। तो मेनली तो मेजर ग्रुप ही पूछते हैं, मेजर का जस्ट उल्टा माइनर में कर दो, ये वाइड था तो ये नेरो कर दो, ये डीप था तो ये शेलो कर दो, इतना ठीक है क्या। अब ये नेरो है तो इसका नेरो था,
इसका नेरो, जो इसका है वो इसका हो जाएगा, ऐसा करना है, ठीक है। तो ये वाइड था, नेरो हो गया, नेरो था, ये डीप था तो यहाँ शेलो हो गया, डीप शेलो, शेलो मतलब कम, है ना, कम ही पोजीशन पे ले रहा हूँ ऐसा। तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे कर सकते हैं, पर इतना पूछते नहीं, माइनर ग्रुप का बहुत कम पूछा जाता है, मेजर ग्रुप का मेनली पूछा जाएगा। तो अगर फिर भी आपको करना है, यहाँ नेरो है तो आपको यहाँ ब्रॉड करना है, नेरो मतलब छोटा, तो यहाँ ब्रॉड हो जाएगा, ग्रूव्स बड़े हो जाएंगे, ब्रॉड। दो चार चीजें जो कंसेप्ट वाली बात होती है जब हम ए फॉर्म, जेड फॉर्म और ये जो डीएनए पढ़ाते हैं, इसमें जो कंसेप्ट वाली बात होती है वो है कि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन में, ये तो अपना बी फॉर्म और डीएनए तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बी फॉर्म ऑफ डीएनए को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन में रख देते हैं, या इथेनॉल डाल दिया आपने, इथेनॉल एसीटोन ये ऐड कर दिया, तो फॉर्म डी ए फॉर्म, बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो ए फॉर्म अचीव कर लेता है, बन जाता है, ठीक। या डीएनए आरएनए का जब हाइब्रिड बनता है तो वो भी ए फॉर्म में दिखता है, ए फॉर्म के जैसा दिखता है। अभी पढ़ तो हम डीएनए रहे हैं, लेकिन डीएनए आरएनए का हाइब्रिड भी ऑलमोस्ट इन पैरामीटर को फॉलो करता है, इसलिए यहां पर ये बात लिखी हुई है, एम राइट, ठीक है। ये आरएनए डीएनए का जब हाइब्रिड बनता है, आरएनए हाइब्रिड बनता है, तो वो भी ये अचीव करता है। इधर आ जाओ, यहाँ पर मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये जीसी रिच रीजन में जब ओवरलैपिंग होती है, जीसी रिच रीजन होता है, या हाई सॉल्ट कंडीशन में, हाई सॉल्ट कंडीशन में अगर दे दिया जाता है, यहाँ सॉल्ट कंडीशन, हाई सॉल्ट कंडीशन में जेड फॉर्म ऑफ डीएनए बनता है। और इसको आप देखोगे तो ये आपको लॉन्ग और थीन दिखेगा, क्योंकि इसका 20 का ही है, इसका डायमीटर कैसा है 20 एंगस्ट्रॉम का, यहाँ डायमीटर कितना एंगस्ट्रॉम का है, यहाँ डायमीटर जो है वो बड़ा है, इसलिए थिक और शॉर्ट दिखेगा, थिक और शॉर्ट दिखेगा। और ये आपको जिगजैग फॉर्म में दिखेगा, बैकबोन इसकी जो होगी वो जिगजैग फॉर्म में होगी, यहाँ तक ठीक है। तो थोड़ा सा आप पैरामीटर को ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोशिश करेंगे तो आपका काम जरूर बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, मज़ा आएगा, ठीक है।